Hello students, myself Raksha Khare and here I am with the second part of the lesson 3 water. In the previous video part, or you can say in part 1, you have already studied about water, its occurrence and types, its water cycle and about physical properties. In this video, we are going to study about the chemical properties of the water, action of water on metals, on non-metals, with metallic and non-metallic oxides, its reaction with carbides and nitrides, and lastly, test for water. So, let's start. First of all, chemical properties of water. So, here are some chemical properties of water. First is nature. वाटर इज़ न्यूट्रल टू लिटमस. लिटमस क्या होता है? लिटमस आपका एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर पेपर के फॉर्म में आता है जो कि ईजिली केमिकल या फिर आप कह सकते हैं केमिस्ट्री लैब में प्रेजेंट होता है. ये क्या होता है, अगर इसका कांटेक्ट करेंगे आप वाटर के साथ में, वाटर में जब आप लिटमस पेपर का कांटेक्ट करते हैं तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वाटर एक प्योर सब्सटेंस होता है और उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, तो वाटर इन नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें कोई भी ना एसिड प्रेजेंट होता है ना कोई बेस प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपना लिटमस जो से कांटेक्ट में आता है वो अपना कलर चेंज नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी. वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि आप उसको हीट करेंगे जब तो वो ब्रेक नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है. डिकम्पोज इन द सेंस उसके जो दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दोनों अलग नहीं होते हैं. ठीक है, आप उसको हीट करिए वो आपका वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वेपर फॉर्म को जब आप अगेन कलेक्ट करेंगे तो आपका वो वाटर ही रहेगा. ऐसा नहीं कि आपको हाइड्रोजन गैस अलग मिल रही है या ऑक्सीजन गैस आपको अलग मिलती है. ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वाटर इज़ अ स्टेबल कंपाउंड. एक्सेप्शन इसमें एक है कि अगर आप इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव हीट करते हैं तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो अलग होना स्टार्ट हो, यानी डिकम्पोज होना उस समय स्टार्ट होता है. ठीक है, तो इसलिए उसके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो ईजिली देना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम वाटर को एक स्टेबल कंपाउंड कहते हैं जो कि हम चाहे उसको आप जितना हीट कर लीजिए वो अलग नहीं होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है आपका कैटालिटिक एक्शन. कैटालिटिक एक्शन यानी वाटर एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है इन सम केसेस. क्यों? क्योंकि वाटर कई रिएक्शन से पार्टिसिपेट तो करता है पर हमें शो नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो कुछ उस परफॉर्मेंस के पीछे कुछ फ्रंट स्टेज में भी वर्क करते हैं जो हमें विजुअलाइज होते हैं और कुछ बैक स्टेज में भी वर्क करते हैं जो हमें विजुअलाइज नहीं होते हैं. तो जो बैक स्टेज में वर्क कर रहे हैं और हमें दिख नहीं रहे हैं पर क्यों, वो उस परफॉर्मेंस का एक हिस्सा होते हैं. ठीक है ना, वैसे ही वाटर क्या होता है, वो एक कैटलिस्ट होता है जो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है पर उसमें वो शो नहीं होता. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, पर इसमें सिर्फ आप दो चीज़ को रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना सकते. इसमें थर्ड पार्ट एज अ कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है वो है मॉइस्चर. ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आप मॉइस्चर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है. नेक्स्ट आपका एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स. ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि एक्टिविटी सीरीज़ क्योंकि इसमें आने वाली है, तो एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें आपके मेटल्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं. जैसे कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो नीचे होते हैं. जैसे कि आपकी असेंबली की लाइन बनती है, जो छोटे हाइट के होते हैं वो आगे होते हैं, जो बड़े हाइट के होते हैं उनसे पीछे 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 की तरफ पे जाते हैं. वैसे ही मेटल्स में क्या होता है, जो स्ट्रांगली रिएक्शन करते हैं, बहुत फटाफट रिएक्शन कर देते हैं, ज़्यादा हीट देते हैं, वो आगे होते हैं, जो उनसे कम रिएक्टिव होते हैं उनके पीछे होते हैं. तो हाइड्रोजन भी उसी सीरीज़ में प्रेजेंट होता है. तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, वो वाटर से, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, अलग कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस. ठीक है, तो टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग. एक्टिविटी सीरीज आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, और हाइड्रोजन के साथ में उसका क्या रिलेशन है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं. तो इसी सेंस में जब मेटल्स, ऐसे मेटल्स, क्योंकि वो सीरीज़ में मेटल्स हैं, तो जब हम मेटल्स को हम वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट देख लेते हैं हम कोल्ड वाटर के साथ में. जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होकर के
गैस के फॉर्म में हमें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें मेटल्स में आपका पोटाशियम आता है, आपका सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक चीज़ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि पोटेशियम का जब आप रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में, तो हमें एक तो पहली चीज़ हाइड्रोजन गैस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो H2 हमें बाहर मिल गया। अब क्या है, हमें पोटेशियम के साथ में हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक है ना, तो O ऑक्सीजन और उसका एक हाइड्रोजन जो होगा वो हमें कहाँ मिल जा रहा है, पोटेशियम के साथ मिल जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम के साथ में जब हम वाटर का रिएक्शन करते हैं तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। ठीक है, अब ये तो बात हुई स्ट्रॉन्ग मेटल्स की, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जब भी हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, प्लस हमें उस मेटल का हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल्स पे जाते हैं तो लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ में क्या होता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्शन बहुत तेज़ नहीं होगी उनकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वाटर को अपने बॉईल कर लेते हैं। ठीक है ना, वाटर बहुत ज़्यादा हीटेड होता है बॉयल फॉर्म में, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो रहता है। तो वो उस बॉइल्ड वाटर के साथ में जब हम लेस रिएक्टिव मेटल्स को, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब आपके क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब इनका रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट हो रही है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, प्लस हमें उस लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है उसे, हमें ऑक्साइड फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में हमें हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, और लेस रिएक्टिव मेटल के साथ में हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। और दोनों केसेस में हमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वैसे ही रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। जैसे कि आपका नॉन मेटल्स में कार्बन आता है। ठीक है, कार्बन आपका अगर वाटर के साथ में आप रिएक्ट करेंगे तो कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटेलिक क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है, वो मेटल्स जिनके साथ में हम ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। और ऐसे नॉन मेटल्स जिनके साथ में हम ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ऐसे मेटल्स जिनके साथ हम ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स, और ऐसे नॉन मेटल्स जिनके साथ हम ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं उन्हें हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है, व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स इट फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड। तो एग्जाम्पल आपके मेटल्स में हम ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मेटल्स में पोटेशियम, आपका पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, ये सब आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है, जब इनका रिएक्शन आप करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया पोटेशियम के साथ में, पोटेशियम के साथ में अगर आप ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। तो हमने पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों का जब रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यही चीज़ हुआ मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में, जब आप वाटर का रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो हमें मिल गया ना, ये आपका ऑक्साइड हुआ, ये आपका मेटल ऑक्साइड, ये आपका वाटर, प्लस हमें हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जा रहा है। ठीक है, इस मेटल हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसे हम कहते हैं एल्कलीज। क्या कहते हैं हम इसे, एल्कलीज। जो हमें मिल रहा है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और इसे हमें एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अगर हम नॉन मेटल्स के साथ में, नॉन मेटल्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन होता है, कार्बन का अगर आप रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं तो आपको कार्बन ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो आपको कार्बन ऑक्साइड मिल गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड का आप रिएक्शन वाटर के साथ में कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स एसिड। आपको क्या देता है, एसिड देता है। तो आपका ये क्या है, H2CO3 आपका क्या है, एसिड। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ में कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक एसिड मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ है एसिड या बेस को हम पहचानेंगे कैसे। एसिड में हमेशा आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन का एलिमेंट रहता है, और आपका बेस में क्या होता है, बेस में आपका हाइड्रोक्साइड का, OH का एलिमेंट रहता है। ठीक है, देख लीजिए आप, हाइड्रोक्साइड में आपका OH है और आपका एसिड में क्या है, H2 है। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। आप सिंपल पहचान सकते हैं, अगर H2 प्रेजेंट है तो आपका एसिड है, और अगर OH प्रेजेंट है तो आपका बेस है। ठीक है, तो ये आपका एक
हुआ कि जब भी आपको कभी रिएक्शन कर रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड का वाटर के साथ में तो आपको एल्कली मिलता है यानी हाइड्रोक्साइड फॉर्म मिलता है, और अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन करें वाटर के साथ में तो आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स। कार्बाइड्स क्या होते हैं, जब आप किसी मेटल का रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन के साथ में, ठीक है, मेटल का रिएक्शन आप कार्बन के साथ में कर रहे हैं तो वो फॉर्म क्या होता है आपका, कार्बाइड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मेटल आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप कार्बन के साथ में, एल्यूमिनियम प्लस आप कार्बन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है ना, ये आपके वैलेंसीज डिफरेंट करना, वैलेंसीज किस तरीके से की जाती है वो तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैलेंसीज को हम क्रिस क्रॉस करते हैं तब हमें कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विद कार्बाइड्स क्या दिया हुआ है कि वाटर रिएक्ट्स विद मेटल कार्बाइड्स टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेटल कार्बाइड क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि आपका मेटल के साथ में कार्बन का रिएक्शन करी तो आपको मेटल कार्बाइड मिलता है। तो मेटल कार्बाइड के साथ में अगर आप वाटर का रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, फिर जैसे कि आपका Al4C3 प्लस 12H2O, तो हमें पता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH। अब मेटल इसमें कौन सा है, Al मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम आपका मेटल है और हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा ना, तो मेटल के साथ में ये मिल गया। अब इनकी वैलेंसीज क्रॉस क्रॉस करेंगी, OH का क्या हो जाएगा, आपकी Al की वैलेंसी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, और ये आपका क्या हो जाएगा, OH की वैलेंसी -1 होती है, तो यहाँ -1 आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, AlOH3 हो जाएगा, प्लस आपको अब बचा क्या, आपका कार्बन बच रहा है और आपका एक हाइड्रोजन बच रहा है, वो तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, एक हाइड्रोजन इसमें से बच रहा है और एक कार्बन बच रहा है, तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे यूज़ हो गया, कार्बन यूज़ हो गया, CH3 यानी ये आपका क्या हो गया, मीथेन। CH3 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपकी कार्बन और हाइड्रोजन जब बच जाए तो कार्बन हाइड्रोजन को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है किस तरीके से बैलेंस की जाती है इक्वेशन, आप बैलेंस कर लेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हुआ कि मेटल कार्बाइड्स यानी मेटल के साथ आपने पहले कार्बन का मिक्सचर किया तो वो मेटल कार्बाइड कहलाया, फिर उसके साथ आपने वाटर को रिएक्ट करवाया तो वाटर को रिएक्ट करने में हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। हमें पता है कि हमेशा आपको जैसे एग्जाम में दिया हुआ है कि एक मेटल कार्बाइड दे दिया और वाटर दे दिया, अब आपको रिएक्शन करके बनाना है, इसमें क्या मिलेगा आपको, सिंपल है, आपको मेटल हाइड्रोक्साइड पता है मिलने वाला है, तो जो मेटल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन पे उसके साथ हमने OH मिला दिया और जो बच गया वो हमारा नेक्स्ट हो गया, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम नाइट्राइड्स के साथ देखते हैं, मेटल नाइट्राइड्स यानी मेटल के साथ में हम जैसे कि जैसे कैल्शियम, हमने एग्जांपल में कैल्शियम के साथ में नाइट्राइड यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अगर हमने मिला दिया तो हमें क्या मिलेगा, आपका Ca3N2। ठीक है, Ca3N2 ये हमें आपका क्या बोलता है, मेटल नाइट्राइड्स हो जाएगा। जब इसका रिएक्शन हम बॉइलिंग वाटर के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी मेटल नाइट्राइड अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका रिएक्शन हमें वाटर के साथ में करना है तो आपको सिंपल आपको पता है कि आपको अमोनिया मिलना है। ठीक है, तो NH3 तो आपका अलग हो गया, अमोनिया आपका क्लियर हो गया, आपको पता है अमोनिया मिला। अब क्या क्या बचा हमारे पास में, Ca बच रहा है, हमने Ca नोट कर लिया, O बच रहा है, हमने O नोट कर लिया, H बच रहा है, हमने H नोट कर लिया। ठीक है ना भाई, NH3 तीन ही H तो इधर गए, बाकी तो H बचे हुए हैं जो आपके, क्योंकि 6H है, 6 2 12 होता है तो आपको पूरा ही यूज़ करना है ना, तो जो H बचा है तो हमें एक क्या है, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और अमोनिया हमें पता है कि अमोनिया हमें मिलनी ही मिलनी है। फिर जितनी चीज़ें बच रही हैं उसको हमने नोट कर लिया और अपनी इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए। जैसे आप अपना इक्वेशन बैलेंस करेंगे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको किस तरीके से इक्वेशंस अपनी बनानी होती हैं, वो क्लियर हो गया। तो कार्बाइड्स के साथ में जब भी वाटर का रिएक्शन करेंगे तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और नाइट्राइड्स के साथ जब भी आप वाटर का रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर वाटर। पहला टेस्ट है आपका फिजिकल टेस्ट, आप घर पे कर सकते हैं। वाटर को आप बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉईल होगा, तो आपका पता है कि आपका वाटर है, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फ्रीज़ हो जा रहा है तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका वाटर है।
सेकेंड आपका केमिकल टेस्ट है। केमिकल टेस्ट में क्या होता है कि हम लैब में टेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर लिक्विड हमारा वाटर है कि नहीं वाटर है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम लेते हैं एनहाइड्रस कॉपर। एनहाइड्रस कॉपर हम लेते हैं। जैसे ही हम एनहाइड्रस कॉपर लेते हैं वो क्या होता है आपका वाइट कलर का होता है। एनहाइड्रस कॉपर क्या होता है आपका वाइट कलर का होता है। इसका जब रिएक्शन करते हैं उस लिक्विड से, सपोज हमें एक लिक्विड मिला हुआ है, उस लिक्विड को हमें टेस्ट करना है कि वाटर है कि नहीं है, तो हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया, उसका रिएक्शन किया, वो वाइट कलर का होता है, उसका रिएक्शन किया उस लिक्विड के साथ में, ठीक है। अगर वो लिक्विड वाइट से अगर वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि गिवन लिक्विड हमारा जो गिवन लिक्विड है वो क्या है, वाटर है। या फिर हो सकता है वो कंप्लीट वाटर ना हो, कोई ऐसा लिक्विड हो जिसमें वाटर ऐड हो, क्या हो, वाटर आपका ऐड हो, तो भी वो क्या करेगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर आपका वाइट से ब्लू में चेंज होता है तो गिवन लिक्विड या तो वाटर होगा या फिर वो उस लिक्विड में वाटर के कोई ना कोई पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, वाटर का रिएक्शन किया आपने तो आपको क्या मिल रहा है, ये आपको ये ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के फॉर्म में आपको ब्लू कलर में ये चेंज होकर के मिलता है। ये आपका ब्लू कलर में होगा और जो कि कंफर्म करता है कि ये आपका वाटर ही है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो हम आपको वाटर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन